तो बोर्ड एग्जाम्स खत्म और अब रिजल्ट का इंतजार। और बहुत सारी नींद का भी है ना। नहीं, बिल्कुल। जरा हमारे सुनने वालों को एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करने को कहिए जहां एक स्टूडेंट ने महीनों तक अपनी रातों की नींद कुर्बान की है। हाँ, और उसने अपने सारे पेपर्स एकदम शानदार तरीके से दे दिए। एग्जैक्टली। और अब वो बस गहरी सांस लेकर अपनी आज़ादी एंजॉय कर रहा है। उसे लग रहा है कि चलो, मेहनत का वो जो फेज था वो अब पीछे छूट गया। लेकिन क्या हो अगर अचानक उसे पता चले कि असली इम्तिहान तो कॉपियां चेक होने के बाद शुरू होता है। वेट, क्या मतलब रिजल्ट आने से पहले एक सीक्रेट सुपर टेस्ट बचा है? हाँ, या कह लीजिए एक ऐसा बॉस लेवल जहाँ एक छोटी सी भी गलती हुई और स्टेट टॉपर बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म। अरे बाप रे। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, बिहार बोर्ड का टॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस। बिल्कुल, और मैं बता दूं कि ये कोई नॉर्मल या रूटीन कॉपी चेकिंग नहीं है। हाँ, मतलब जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें ये समझना होगा कि ये कोई आम प्रोसेस नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये सिस्टम लाया क्यों गया? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, साल 2016 के आसपास, उस वक्त बिहार बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। ओह, मुझे याद आ रहा है, वो जो टॉपर कंट्रोवर्सी हुई थी। एग्जैक्टली। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स टॉपर लिस्ट में आ गए थे जिन्हें अपने मेन सब्जेक्ट्स का बेसिक ज्ञान तक नहीं था। हाँ, मुझे याद है, वो अपने सब्जेक्ट्स के नाम तक सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे। न्यूज़ में काफी मजाक बना था उस बात का। सही कहा। तो उसी एम्बैरसमेंट के बाद बोर्ड ने ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई बनाए रखने के लिए ये बेहद सख्त और बुलेट प्रूफ सिस्टम लागू किया था। वाह। तो आज हमारा मिशन यही है कि हम इस पूरी प्रोसेस को डिकोड करें। बिल्कुल। हम जानेंगे कि कैसे लाखों बच्चों में से टॉप 100 चुने जाते हैं और पटना हेडक्वार्टर में उनके साथ एक्चुअली क्या होता है। और सबसे अहम बात, हम ये भी समझेंगे कि ये कोई सजा नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत का एक वीआईपी सम्मान है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो लॉजिकली अगर सोचें तो एग्जाम्स खत्म होने के बाद ये फिल्टर प्रोसेस शुरू कैसे होती है? देखिए, सबसे पहले तो लाखों कॉपियों की नॉर्मल एवेल्युएशन होती है, जो रेगुलर प्रोसेस है। अच्छा, मतलब जो टीचर्स सेंटर पर बैठकर नॉर्मल कॉपियां चेक करते हैं। हाँ, वही। और जब वो प्रोसेस पूरी हो जाती है, फिर उन लाखों में से जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी कॉपियां सिस्टम से एकदम अलग निकाल ली जाती हैं। ओके, तो भीड़ से सिर्फ वो टॉप 100 कॉपियां बाहर आ गई, बाकी सब साइड में। एग्जैक्टली। और उसके बाद होता है उनका री-इवैल्यूएशन। मतलब बोर्ड के जो सीनियर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इन 100 कॉपियों को दोबारा बहुत बारीकी से चेक करते हैं। अच्छा, तो सिर्फ एक बार चेक करके नहीं छोड़ते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसमें एक बहुत क्रिटिकल स्टेप होता है जिसे रीकाउंटिंग कहते हैं। इसमें कॉपियों का एक एक नंबर दोबारा जोड़ा जाता है। हाँ, क्योंकि एक नंबर से तो रैंक बदल जाती है ना? किसी की टोटलिंग में कोई गलती ना रह जाए। बिल्कुल। एक छोटी सी टोटलिंग मिस्टेक से कोई रैंक 1 से रैंक 2 पर आ सकता है। इसलिए जब एक्सपर्ट 100% कंफर्म हो जाते हैं, तब जाके एक एलीट फाइनल लिस्ट बनती है। वाओ, मतलब अगर किसी स्टूडेंट का इसमें नाम आया है तो उसने सच में बोर्ड एग्जाम्स में तहलका मचाया है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन एक बात बताइए, आजकल साइबर क्राइम इतना ज्यादा है, हर दूसरे दिन कोई स्कैम कॉल आ जाती है। हाँ, ये तो है। तो एक 15-16 साल की स्टूडेंट को या उसके परिवार को कैसे पता चलेगा कि जो कॉल आई है वो असली बोर्ड से है या कोई स्कैम है? ये बहुत ही वैलिड डाउट है। देखिए, जो ऑफिशियल कॉल होती है ना, वो हमेशा बोर्ड के रजिस्टर्ड नंबर या सीधे स्कूल से आती है। अच्छा, मतलब कोई रैंडम नंबर नहीं होता? नहीं। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो सिर्फ वेरिफिकेशन की डेट, टाइम और पटना ऑफिस पहुंचने की डिटेल्स देते हैं। इसके अलावा कोई फालतू बात नहीं। ओके। और हाँ, बिहार बोर्ड आने जाने का ट्रैवल अलाउंस भी देता है, वो ये भी बताते हैं कॉल पे। अरे वाह, मतलब आने जाने का पूरा खर्चा बोर्ड उठाता है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ जो स्कैम कॉल्स होती हैं, उनका पैटर्न एकदम अलग होता है। वो लोग क्या करते हैं? वो साइबर ठग टॉपर बनाने या रैंक बढ़ाने के नाम पर सीधे पैसों की डिमांड करते हैं। ओह, तो मतलब अगर पैसे मांगे तो समझो फ्रॉड है। 100%। अगर कॉल पर पैसे की डिमांड हुई तो वो कॉल एकदम फर्जी है। बोर्ड कभी किसी स्टूडेंट से पैसे नहीं मांगता। ये बहुत बड़ी टिप है उन पेरेंट्स के लिए जो कॉल रिसीव करते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए मान लेते हैं कि असली कॉल आ गई। अब जब स्टूडेंट अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ पटना के लिए निकलता है, तो वहां पहुंचकर माहौल कैसा होता है? वहां का माहौल काफी अलग होता है। स्टूडेंट को अपने साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होते हैं। जैसे कि एडमिट कार्ड वगैरह? हाँ, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और स्कूल की आईडी, ताकि वेरिफिकेशन हो सके। ओके। तो जब वो पटना ऑफिस पहुंचते हैं तो
क्या उन्हें किसी लंबी लाइन में लगना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पटना ऑफिस में उनका एकदम वीआईपी तरीके से स्वागत और रजिस्ट्रेशन होता है। उन्हें स्पेशल फील कराया जाता है। अरे वाह, वीआईपी ट्रीटमेंट। हाँ, लेकिन इस वीआईपी ट्रीटमेंट के तुरंत बाद ही उन्हें एक शांत कमरे में ले जाया जाता है अच्छा, और यहीं से शुरू होता है उनका सुपर टेस्ट। वेट, सुपर टेस्ट मतलब अभी तो वो लोग चाय नाश्ता करके रिलैक्स कर रहे थे? एग्जैक्टली। स्टेप 1 यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद सबसे बड़ा ट्रैप आता है, जिसे हम स्टेप 2 कहते हैं। ये ट्रैप क्या है? ये है हैंडराइटिंग टेस्ट। स्टूडेंट को एक खाली पेपर दिया जाता है और उस पर कुछ लाइनें या बेसिक सवाल लिखने को कहे जाते हैं। अगर मैं इसे किसी चीज से कंपेयर करूं तो ये किसी फॉरेंसिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जहां एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट किसी क्रिमिनल को पकड़ता है। एकदम सटीक एनालॉजी है। बोर्ड के एक्सपर्ट्स ये चेक करते हैं कि जो ओरिजिनल आंसर शीट है वो उसी बच्चे ने लिखी है या नहीं। ओ, मतलब लिखाई मैच की जाती है। हाँ, पेन पकड़ने का दबाव, अक्षरों की बनावट, सब कुछ। और अगर हैंडराइटिंग जरा भी मैच नहीं होती तो बिना किसी रियायत के क्या होता है? स्टूडेंट को तुरंत टॉपर लिस्ट से बाहर फेंक दिया जाता है। बाप रे, तुरंत? कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाता? कोई एक्सक्यूज नहीं। फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं है इस सिस्टम में। जीरो टॉलरेंस है। लेकिन जो ऑनेस्ट बच्चा है, जिसने सच में खुद मेहनत करके लिखा है, उसे तो डरने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। एक ऑनेस्ट बच्चा इस टेस्ट में कभी फेल हो ही नहीं सकता। उसकी लिखाई तो मैच करेगी ही। ये डर सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने फ्रॉड किया हो। तो चलिए, हैंडराइटिंग मैच पास हो गया। अब स्टूडेंट उस मेन इंटरव्यू रूम में घुसता है। हाँ, अब असली इम्तिहान शुरू होता है। तो वो जो 30 से 60 मिनट होते हैं कमरे के अंदर, वो कैसे बीतते हैं? वो काफी इंटेंस होता है। कमरे में 1 या 2 नहीं बल्कि 13 से 14 एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम बैठी होती है। 14 एक्सपर्ट्स एक ही कमरे में? हाँ, इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और लैंग्वेजेस के अलग अलग अनुभवी टीचर्स होते हैं। तो क्या हर कोई सवाल पूछता है? बिल्कुल। हर सब्जेक्ट का टीचर लगभग 2 से 3 सवाल पूछता है। तो कुल मिलाकर उस छोटे से टाइम में 30 से 40 सवालों की बौछार होती है। 40 सवाल? पर ये सवाल आते कहां से हैं? क्या वो जानबूझकर आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछते हैं ताकि बच्चा घबरा जाए? नहीं, सवाल आसमान से नहीं टपकते। वो पूरी तरह से उनके सिलेबस से ही होते हैं, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के गहराई चेक करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स दे सकती हैं आप? जैसे अगर लैंग्वेज का टीचर है तो वो हिंदी या इंग्लिश में किसी ऑथर का नाम, उनका जन्म स्थान पूछ लेगा, या फिर किसी बहुत ही प्रसिद्ध कविता की एक लाइन देकर उसका गहरा अर्थ समझाने को कहेगा। ओके, और साइंस या मैथ्स वाले स्टूडेंट्स का क्या? उनसे क्या डिराइव करवाते हैं? उसमें वो बेसिक थ्योरी पे फोकस करते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन सवाल है, साइक्लोट्रॉन क्या है? या फिर उनके किसी फेवरेट चैप्टर से कोई फॉर्मूला पूछ लेंगे। अच्छा, तो रट्टा मार के काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। और यहाँ एक बहुत ही क्रूशल इंसाइट है जो हमें सोर्स से मिली है। वो क्या? वो सिर्फ 12वीं के सिलेबस तक नहीं रुकते, वो स्टूडेंट के फ्यूचर गोल्स पर भी लंबी चर्चा करते हैं। फ्यूचर गोल्स मतलब जैसे आईआईटी या यूपीएससी की तैयारी? एग्जैक्टली। वो ये चेक करना चाहते हैं कि बच्चे ने सिर्फ रट्टा लगाया है या उसके कॉन्सेप्ट सच में क्लियर हैं। अगर कोई बच्चा कहता है कि उसे आईआईटी जाना है तो उसे उस लेवल के एनालिटिकल सवाल पूछे जाएंगे। यार, 14 एक्सपर्ट्स के आगे अकेले बैठना, ये तो किसी भी 15-16 साल के बच्चे को पैनिक अटैक देने के लिए काफी है। क्या वहाँ माहौल सच में बहुत डरावना होता है? बाहर से देखने में डरावना लगता है, पर अंदर ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ सीनियर्स के एग्जाम्पल्स देखें, जैसे आर्ट्स टॉपर तुषार कुमार और साइंस टॉपर आकृति, हाँ, यीम के बारे में मैंने पढ़ा था। तो उनका एक्सपीरियंस एकदम अलग था। टीचर्स एक्चुअली बहुत फ्रेंडली और सपोर्टिव होते हैं। अच्छा, तो वो ग्रिल नहीं करते, डराते नहीं है? नहीं, जैसे आकृति से 11th क्लास के आईआईटी लेवल के कॉन्सेप्ट्स पूछे गए। वाओ। और तुषार से तो 5 अलग-अलग सब्जेक्ट्स के सवाल पूछे गए। वाओ, 5 सब्जेक्ट्स। लेकिन दोनों का यही कहना था कि माहौल एक मजेदार और ज्ञानवर्धक डिस्कशन जैसा था, कोई स्ट्रेस नहीं था। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हमारे सुनने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्जाम अलर्ट या टिप्स हो तो वो क्या होंगी? सबसे बड़ी टिप ये है कि कॉन्फिडेंट इंग्लिश इंट्रो बहुत काम आता है। अगर आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रखते हैं तो आधा काम वहीं हो जाता है। और अगर उन 40 सवालों के बीच कोई बाउंसर आ जाए, मतलब कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब ना आए, तो घबराना नहीं है। स्माइल के साथ, सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बोलना बिल्कुल ओके है।
वो ऑनेस्टी को भी अप्रिशिएट करते हैं। सही है। और क्या कोई ऐसा जादुई संकेत है जिससे वहीं पता चल जाए कि आप पास हो गए? हाँ, अगर इंटरव्यू के एंड में टीचर स्माइल करके आपको वेरी गुड या शाबाश बोले तो समझ जाओ आपने टॉप कर लिया है, आपका वेरिफिकेशन 100% सक्सेसफुल रहा। क्या बात है, वो वेरी गुड सुनना तो लाइफ का बेस्ट मोमेंट होता होगा। बिल्कुल। अच्छा, इतनी रिगरस स्कैनिंग और टेस्टिंग के बाद इस मेहनत का इनाम क्या मिलता है? मतलब अल्टीमेट रिवॉर्ड क्या है इस पूरे प्रोसेस का? इनाम बहुत ही शानदार होते हैं। हर साल 3 दिसंबर को, जिसे मेधा दिवस कहा जाता है, बोर्ड टॉपर्स को ऑफिशियली सम्मानित करता है। ओके, तो क्या क्या मिलता है, जरा पिटारा खोलिए। छोटे मोटे इनाम नहीं है। जो रैंक 1 लाता है उसे 2 लाख रुपए कैश, एक प्रीमियम लैपटॉप और एक किंडल मिलता है। 2 लाख कैश और गैजेट्स, वाओ। और रैंक 2 को? रैंक 2 को 1.5 लाख रुपए कैश और गैजेट्स, रैंक 3 को 1 लाख रुपए कैश और गैजेट्स मिलते हैं। और जो टॉप 3 में नहीं आ पाए, रैंक 4 से 10 वाले, उनका क्या? उन्हें भी निराश नहीं किया जाता। रैंक 4 से 10 तक हर एक स्टूडेंट को 50,000 रुपए कैश और एक लैपटॉप मिलता है। ये तो सच में बहुत बड़ा मोटिवेशन है, खासकर उन बच्चों के लिए जो छोटे शहरों या गांव से आते हैं। ये लैपटॉप उनके लिए डिजिटल दुनिया का दरवाजा खोल देता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। पर ये तो दिसंबर की बात हुई। वेरिफिकेशन के तुरंत बाद जो रिजल्ट आता है, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला दिन, उसका क्या सीन है? हाँ, वेरिफिकेशन सफल होने के 2-3 दिन बाद ही आमतौर पर मार्च के अंत में ऑफिशियल रिजल्ट आ जाता है। वो biharboardonline.com वाली साइट पे? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक प्रो टिप है। रिजल्ट वाले दिन साइट पे इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि वो बहुत स्लो हो सकती है। हाँ, लाखों बच्चे एक साथ चेक करते हैं तो सर्वर क्रैश हो जाता है कई बार। इसलिए स्टूडेंट्स को एसएमएस के जरिए रिजल्ट चेक करने का तरीका पहले से जान लेना चाहिए, ताकि बेवजह बफरिंग स्क्रीन देखकर पैनिक ना हो। बहुत सही टिप है। और हाँ, जीन सोर्सेज से हमने ये जानकारी ली है, खासकर अजय एजुकेशन जर्नी की टीम। हाँ, उनकी तरफ से भी इस प्रोसेस से गुजरने वाले सभी होनहार बच्चों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी गई हैं। बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उन सभी को ऑल द बेस्ट। हाँ, ऑल द बेस्ट। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव को समराइज करें तो ये एक ऐसा अविश्वसनीय सफर है जो लाखों कॉपियों के एक नॉर्मल इवैल्यूएशन से शुरू होता है। हाँ, फिर रिकाउंटिंग वाला रीइवैल्यूएशन, फिर हैंडराइटिंग का वो फोरेंसिक टेस्ट और फाइनली 14 पैनल एक्सपर्ट्स का वो चक्रव्यूह। एग्जैक्टली। इन सब अग्नि परीक्षाओं से गुजरने के बाद ही एक सच्चा स्टूडेंट स्टेट टॉपर के ताज तक पहुंचता है। बिल्कुल। तो जाने से पहले क्या कोई फाइनल थॉट है हमारे सुनने वालों के लिए? हाँ, मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी सबके लिए, जिस पर सबको सोचना चाहिए। बताइए। बिहार बोर्ड ने अपनी पिछले दाग धोने के लिए जो ये बुलेट प्रूफ फोरेंसिक और साइकोलॉजिकल वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया है, क्या हमारे देश की बाकी सभी स्टेट और नेशनल एजुकेशनल बोर्ड्स को भी एग्जैक्टली यही मॉडल नहीं अपनाना चाहिए? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जरा सोचिए, अगर हर बोर्ड ऐसी 14 एक्सपर्ट वाली स्क्रूटनी करे तो क्या देश से रट्टा मार और फेक एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगा? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अगर हर जगह ये लागू हो जाए तो सिर्फ असली टैलेंट ही आगे आएगा। इसी विचारों तेजक सवाल के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल। आप लोग भी